नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है बलूचिस्तान। यह राज्य पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्से में फैला हुआ है, यानी यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अब यही बलूचिस्तान आजादी की राह पर इतना आगे निकल चुका है कि इसने इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की सत्ता और सेना की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों की हक की आवाज को गोलियों की आवाज से दबाने की कोशिश कर रहा है। आज पूरी दुनिया में बलूचिस्तान में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको पाकिस्तान की आजादी के संघर्ष की कहानी, बलूचिस्तान के आजादी के संघर्ष की कहानी विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान की आत्मा को अपने बूटों से रौंदती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बलूचिस्तान में बगावत की चिंगारी एक भयानक आग का रूप ले चुकी है, और यह आग कभी भी पाकिस्तान को ना केवल जला सकती है बल्कि 1971 की तरह ही उसके 2 टुकड़े भी कर सकती है। लेकिन हम आपको बलूचिस्तान की दर्द भरी और संघर्ष भरी की दास्तां सुनाएं, उसके पहले हम आपको बलूचिस्तान की एक बेटी की दर्द भरी चित्कार सुनाना चाहते हैं। ऐसी चित्कार जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान का भी दिल पिघल जाएगा। बलूचिस्तान की इस बेटी के पिता को पाकिस्तानी सेना ने गायब कर दिया है। आइए देखते हैं ये बेटी सारी दुनिया से चीख चीख कर क्या कह रही है। वालिद साहब के लिए दिनों से आई है, ये मुसलसल रो रही है और अपने भाई के, अपने अबू के लिए रो रही है। बेटा क्या कहते हैं कि जो दम ऊंची आवाज में लगाए नारों में नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा दम किसी बेबस की आहा में होता है। बलूचिस्तान की जिस बेबस बिटिया की करुण पुकार आपने सुनी है, वो चित्कार अब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान के 76 साल के जुल्म सितम के खिलाफ अब बलूचिस्तान की आवाम सीना तान कर खड़ी हो गई है। आज बलूचिस्तान शहीद दिवस पर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ब्रिटेन समेत यूरोप के अलग अलग शहरों में रहने वाले बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, आजादी के नारे लगाए, और पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। और बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर है तो उसके विद्रोही पाकिस्तानी सेना को गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में जो हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को बार बार सपने में 1971 दिखाई दे रहा है। ये वो साल था जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और धरती के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। लेकिन 53 साल बाद पाकिस्तान अब एक बार फिर उसी रास्ते पर खड़ा है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार की उस समय नींद उड़ गई जब बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में 26 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब यात्री सुबह पेशावर के लिए जाने वाली जफर एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे, और तभी वहां पर धमाका हुआ। और इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की आजादी के लिए हथियारबंद आंदोलन चलाने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड ने ली है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के रेल मंत्रालय में हड़कंप मच गया। उसने बलूचिस्तान से गुजरने वाली सभी रेल सेवाओं को 4 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। और इस बीच पाकिस्तान के ट्रक ड्राइवरों ने बलूचिस्तान जाने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि जब तक बलूचिस्तान में ट्रक ड्राइवरों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक वो नेशनल हाईवे पर वो चक्का जाम करेंगे। और खास बात है कि बलूच लड़ाके यहां से गुजरने वाले वाहनों पर लगातार
हमला कर रहे हैं। तो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर के रख दिया है। खबर आई है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी अपने को अपग्रेड करके किसी देश की सेना की तरह अपना भी एक इंटेलिजेंस विंग यानी खुफिया एजेंसी बना ली है। और इस खुफिया विंग ने इस हमले का, जो क्वेटा में हमला हुआ, उसका प्लान बनाया था। और खबरों के मुताबिक BLA की खुफिया एजेंसी का नाम है ज़िरब। ज़िरब ने उस दिन को हमले के लिए चुना जिस वक्त 200 के करीब पाकिस्तानी सेना के जवान क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। और इस विंग ने घटना को अंजाम देने के लिए पूरी रैकी की। इस इलाके में सेना के मूवमेंट पर पूरी तरह से नजर रखी। और ज़िरब को पता था कि पाकिस्तान के अलग अलग रेजिमेंट के सैनिक क्वेटा के इन्फेंट्री स्कूल से अपने कोर्स को पूरा कर अपने घर वापस लौटने वाले थे। और इसके अलावा अगर हम पुरानी बात करें तो कराची में चीनी नागरिकों पर पिछले महीने जो फिदाइन हमला हुआ था उसे अंजाम देने की प्लानिंग भी इसी खुफिया एजेंसी ज़िरब ने ही बनाई थी। उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी कि चीनी इंजीनियर और इन्वेस्टर कराची एयरपोर्ट से वापस लौट रहे हैं। और इसके अलावा हाल ही में बलूचिस्तान के नुश्की और क्वादरीवाद में हुए आतंकी हमले को भी इसी ज़िरब विंग ने अंजाम दिया था। और ज़िरब के पास सैकड़ों प्रोफेशनल रिसर्चर, IT एक्सपर्ट, डेटा एनालिसिस, इन्फॉर्मर और इन्वेस्टिगेटर शामिल हैं। और ज़िरब ने बलूचिस्तान के सभी छोटे बड़े शहरों में अपने सीक्रेट सेल बना लिए। और खबर तो ये तक है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत डराने वाली है, कि ज़िरब के खुफिया एजेंट बलूचिस्तान के पूरे सरकारी सिस्टम में घुसपैठ कर चुके हैं। तो ज़िरब जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक नया सरदर्द है। और बलूचिस्तानियों की बुलंद होती आवाज़ से पाकिस्तान की सेना इन दिनों पूरी तरह से बौखला गई है। कल रात पाकिस्तानी सेना के इशारे पर पुलिस ने क्वेटा के बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर छापा मारा और छात्रों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। गंभीर हिंसा का मामला होने के बाद कई छात्रों की हालत अब गंभीर है। आइए सुनते हैं इस कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा का क्या कहना है। आई है और हमारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा दोस्तों के ऊपर तशद्दुद किया है, उन पे लाठी चार्ज किया है, उनके कमरों में बाकायदा घुसकर कमरों की तोड़फोड़ किया है और कमरों में उनको मारा है। और जो हमारे दोस्त जख्मी थे उनको अरेस्ट किया है और बाकी के जो बेकसूर हमारे दोस्त हैं जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो बलूचिस्तान का दर्द कोई आज का दर्द नहीं है। पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद ही बलूचिस्तान के लोगों ने विद्रोह, सरकार का क्रूर दमन और बलोच राष्ट्रवाद की एक लंबी श्रृंखला देखी है। बलूचिस्तान के संघर्ष की एक लंबी दास्तान है। आइए देखते हैं कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है और वो कैसे पाकिस्तान और उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के धोखे का शिकार हुआ है। बलूचिस्तान की आधुनिक कहानी 1946 से शुरू होती है। तब तक भारतीय उपमहाद्वीप की आज़ादी तय हो गई थी। तब बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेज़ों के सामने अपना मामला रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को बलूचिस्तान के वकील के रूप में अपनी टीम में शामिल किया। 1947 में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिन्ना ने बलूचिस्तान के वकील के होने के नाते बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए तर्क दिए। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क रहेगा। और 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बलूचिस्तान को भारत और पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र होना था, यानी 3 देश स्वतंत्र होते, भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान। जिसके बाद बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया और भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया। और बलूचिस्तान ने भी इनके साथ अपना पारंपरिक लाल और सफ़ेद झंडा इस जश्न के तौर पर फहराया, राष्ट्रीय झंडे के तौर पर। लेकिन 28 मार्च 1948 तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना का असली रूप सामने आ गया। जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में भेज दिया और बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान को गिरफ्तार कर कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन विलय के कागजात पर दस्तखत कराए गए, जिसके बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का जबरिया हिस्सा बना दिया गया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और इसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने 1948 में अपनी स्वायत्तता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए
विद्रोह कर दिया और 1948 के विद्रोह को कुचल दिया गया, जो उस वक्त विद्रोह किया गया। इसके बाद और भी विद्रोह हुए 1950, 1960 और 1970 के दशक में बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना ने अधिक दमनकारी तरीके से जवाब दिया, जुल्म से जवाब दिया और विद्रोह का अंतिम चरण जिसकी हम बात करते हैं वो 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। और इस बार बलोच आंदोलन का नेतृत्व नवाब अकबर खान बुख्ती ने किया। ये बहुत बड़े बलोच नेता थे जो पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और प्रांत के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। जाहिर तौर पर बहुत बड़े नेता थे, लेकिन परवेज मुशर्रफ की तानाशाही सरकार ने बुख्ती की 2006 में हत्या कर दी और तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान विद्रोह की आग में जल रहा है और पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान के लोग कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की आज़ादी, जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है, उसके लिए बेले ने बंदूक उठा रखी है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के लिए असली सरदर्द है बलूचिस्तान की एक 31 साल की लड़की, और उस लड़की का नाम है महरंग बलोच। महरंग पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान में महिलाओं और युवतियों को एकजुट करने में जुटी हैं। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती है और महरंग के जो भाषण हैं उससे सुनने के बाद भीड़ बलूचिस्तान का आंदोलन बन जाती है, बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे लगाने लगती है और अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाली महरंग बलोच की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्हें गांधीवादी माना जाता है। यही वजह है कि पिछले अगस्त महीने में ग्वादर में सुरक्षा बलों ने लोगों को महरंग की एक रैली में जाने से रोका था। यहां तक कि मोबाइल और इंटरनेट पूरी तरह से ग्वादर के इलाके में बंद कर दिए गए थे, जिससे उनकी रैली फ्लॉप हो जाए। लेकिन फिर भी लोग नहीं रुके तो पुलिस को लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। और जानकारों का दावा है कि अगर सुरक्षा बलों ने यह जुल्म नहीं किया होता तो करीब 2 लाख लोग ग्वादर आ गए होते। तो आइए हम आपको बताते हैं इस महरंग बलोच की जिंदगी की कहानी क्या है। असल में बलूचिस्तान के कलात की रहने वाली महरंग बलोच जो पेशे से एक डॉक्टर है और महरंग की अगुवाई वाली बलूच यकजहती समिति शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में विश्वास करती है और बीते कुछ सालों से बलोच आवाम के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन और रैलियां कर रही है। और पाकिस्तानी सरकार और सेना पर बलूचिस्तान में गैरकानूनी तरीके से आम लोगों को उठा ले जाने, उनकी हत्या कर देने के साथ शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगते रहे। और महरंग बलोच 2006 से बलोच लोगों के इस तरह के अपहरण और उत्पीड़न का विरोध कर रही हैं। उनके पिता अब्दुल गफ्फार बलोच एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्हें 2011 में इसी तरह से गायब कर दिया गया था, जैसे कई बलोच लोगों को गायब किया गया है। और बाद में उनका बुरी तरह से क्षत विषक्त शव मिला था और ये वो दिन था जब से महरंग ने पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत के खिलाफ सर पर कफन बांध दिया। 2017 में महरंग के भाई भी इसी तरह से लापता हुए और महरंग सड़कों पर उतरी, जिसका असर ये हुआ कि सिर्फ 3 महीने के बाद 2018 में उनके भाई को वापस पाकिस्तानी सेना ने लौटा दिया। और महरंग को जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं, लेकिन वो कभी घबराई नहीं। अपना अभियान उन्होंने जारी रखा और धमकियों का सामना करने के बावजूद ना उनके मार्च रुके ना अहिंसक आंदोलन। आइए सुनते हैं महरंग को और देखते हैं कि वो कैसे पाकिस्तान की जालिम हुकूमत को चुनौती देती है। हकूक दिए जाए। आज उस आईन और कानून के अंदर बलोचों की नस्ल खुशी को कानूनी करार दिया गया है। बलोच माए जो इतने सालों से अपने बच्चों की जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाजें कर रही है, आज उस आईन और कानून ने इख्तियार दिया है कि लाओ पकड़ो बलोचों के बच्चों को और डालो उनको जिंदानों में। तो क्या किया जाए? हम एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें या खड़े हो जाए, मुनज़्ज़िम हो जाए, सियासी तहरीकों का हिस्सा बन जाए? बलोच कौम ये मुतालबा है आपसे। आलमी ताकतें, आलमी अदारे उस वक्त तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हम खुद एक साथ मुनज़्ज़िम होकर इस जबर के निजाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। तो पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें रहीं, उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की ज़मीन का दोहन किया और जनता का शोषण किया। आर्थिक उत्पीड़न, पंजाबी विरोधी भावना और सेना द्वारा बलूच लोगों को लापता करना, फर्जी मुठभेड़ और बलूच राष्ट्रवाद के विचार को अस्वीकार करने से इस विद्रोह को बढ़ावा मिला है। अगर हम ताज़ा विद्रोह की बात करें तो बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के बाद
सबसे ज्यादा निशाना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निवासियों को बनाया। आइए जानते हैं कि बलूच लोग पंजाबियों से, पाकिस्तानी पंजाबियों से इतने नाराज क्यों हैं। बलूचों का आरोप है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग यानी बलोच लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। और बलोच लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग बलूचिस्तान के संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं, यानी पंजाबी लोग बलूचिस्तान में आर्थिक अवसरों का फायदा उठा रहे हैं, जबकि बलूच लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी वजह और भी है, और वो ये है कि बलूचों पर पाकिस्तानी सेना का दमन चक्र जो हाल के दिनों में और ज्यादा बढ़ गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार पाकिस्तान में 2011 के बाद से करीब 10,000 से अधिक बलोच लोग लापता हो गए हैं, जबकि बलोच लोगों का यह आंकड़ा इससे उनका कहना है कि आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। और पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान के युवाओं को अगवा करने के आरोप हैं। बलूचिस्तान के आज़ादी की मांग इसलिए भी बहुत तेजी से उठती रहती है क्योंकि इनकी भाषा और संस्कृति पाकिस्तान से अलग है और इस इलाके के लोग बलूच भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी का दबदबा है। इस इलाके के लोगों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा और संस्कृति को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बनने के बाद से ही पंजाब प्रांत देश की राजनीति पर हावी रहा है। राजनीति के अलावा भी पाकिस्तान की सेना, न्यायपालिका और नौकरशाही में भी पंजाबियों की पकड़ है, उनका दबदबा है। इसने बलूचिस्तान के लोगों के बीच विभाजन और फूट को बढ़ावा दिया है। तो पूरा सच में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बलूचिस्तान की अहमियत क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों वाला यह राज्य है, लेकिन इसका विकास ना के बराबर हुआ है। माफ कीजिएगा। बलूचिस्तान दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाली अफगानिस्तान के साथ इसकी एक अस्थिर सीमा है और अरब सागर का विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में आता है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा समेटे है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की 25 करोड़ की जो आबादी है करीब करीब, उसका केवल 6% आबादी ही इस इतने बड़े इलाके में रहती है। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है और चीन की ओर से फंड की गई, जो चीन ने यहाँ पे फंड किया है, वो अरबों की परियोजना भी, जिसको हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC कहते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बने बंदरगाह को महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। वहीं कनाडा की खनन कंपनियां बैरिक गोल्ड की भी बलूचिस्तान में रेकोडिक नाम की खदान में 50% हिस्सेदारी है, जिसे तांबे और सोने के लिए दुनिया का सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। बलूचिस्तान प्रांत काफी लंबे समय से अपने प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर हो रहे दोहन से जूझ रहा है और वहां विद्रोह, अशांति बढ़ने की एक बड़ी वजह यही है। और स्थानीय बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकारें बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर मुनाफा तो कमाती हैं, लेकिन इलाके के विकास की उपेक्षा करती हैं। तो यह है बलूचिस्तान की दर्दनाक कहानी, जो आज हम पूरे दुनिया के अंदर बलूचिस्तान शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है और रक्षा मंत्री से लेकर CIA के चीफ से तक के नाम वो तय कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग या DOGE की। चर्चा की एक दो नहीं बल्कि कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह बिल्कुल नया विभाग होगा और चर्चा की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी जिम्मेदारी टेस्ला के मालिक द ग्रेट एलन मस्क और भारतीय अमेरिकी उद्यमी जो खुद को देशभक्त अमेरिकी कहते हैं विवेक रामास्वामी साझा तौर पर संभालेंगे। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकार को बाहर से सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा और ये विभाग सिर्फ 1.5 साल के लिए ही होगा, यानी मस्क और रामास्वामी को 4 जुलाई 2026 तक अपना सारा काम पूरा करना होगा। ट्रंप ने इन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपते हुए अपने बयान में कहा कि 4 जुलाई 2026 को जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा तो एलन मस्क और रामास्वामी का विभाग देश को बिल्कुल नए तरह के सुधारों की
सौगात देगा। और ट्रंप ने कहा कि दोनों बेहतरीन शख्स मिलकर मेरी सरकार में ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने से लेकर फिजूल खर्च में जो हो रहा है अमेरिका में उसकी कटौती करने और गैर जरूरी नियमों को खत्म करने का भी काम करेंगे। और नई जिम्मेदारी मिलने पर मस्क ने भी साफ कर दिया कि वो नौकरशाही से नरमी से पेश नहीं आने वाले। दरअसल ये नया विभाग ट्रंप के लिए बहुत खास है, इसलिए वो उसकी तुलना द मैनहट्टन प्रोजेक्ट से कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1942 से 1946 के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मकसद जर्मनी की नाजी सेना से पहले एटम बम विकसित करना था। मतलब साफ है कि एलन मस्क के मजबूत कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मस्क का कहना है कि यह पहल पूरी व्यवस्था में हलचल मचा देगी और सरकारी खर्चों में बर्बादी करने वालों को निशाना बनाएगी। और चुनाव प्रचार के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने बता चुके थे कि इस विभाग की जिम्मेदारी एलन मस्क ही संभालेंगे। आप भी सुनिए तब ट्रंप ने मस्क ने क्या क्या कहा था। Efficiency Commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. We need to do it. Can't go on the way we are now. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Be interesting. If he has the time, that'd be a good one to do it. But he's agreed to do it. तो ट्रंप अमेरिकी राजनीति में बदलाव चाहते हैं। यही सोचकर एलन मस्क को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और राजनीति में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी जो थे वो हार्डकोर बिजनेसमैन रहे हैं और मस्क और ट्रंप के बीच का ये कारोबारी कनेक्शन उनके बॉन्ड को और ज्यादा मजबूत करता है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क की तारीफ की थी और अब भी आप भी सुनिए ट्रंप ने तब एलन मस्क के लिए क्या कहा था। Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia. तो आपको बता दें कि एलन मस्क भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं और वो भारत में निवेश करने को लेकर भी काफी उत्साहित रहे। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने पर पीएम मोदी को सबसे पहले बधाई देने वालों में एलन मस्क शामिल थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में जब अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री देखने पहुंचे थे तब एलन मस्क कहीं बाहर किसी काम से गए थे, लेकिन वो अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके सारा काम छोड़कर वापस आए और पीएम मोदी को अपनी कार फैक्ट्री उन्होंने दिखाई थी। और पीएम मोदी को जब जून 2023 में अमेरिका जब वो पहुंचे थे तो उस दौरान न्यूयॉर्क शहर में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद एलन मस्क ने बताया था कि वो पीएम मोदी के प्रशंसक हैं। आप भी सुनिए उन्होंने पीएम मोदी के बारे में तब क्या कहा था। Modi. So he really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right time. I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. तो पूरा सच में एक वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि ट्रंप की नई कैबिनेट भारत के लिए क्यों है खास। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ये सोलर पावर बन गया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डीकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। एनटीपीसी ग्रीन, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो ट्रंप की जो नई सरकार अमेरिका पर राज करने वाली है, उसे लेकर कई जानकार इसे भारत के लिए खुशखबरी मान रहे हैं। ट्रंप के चुनाव जीतने के साथ तय हो गया था कि जेडी वेंस उनके उपराष्ट्रपति होंगे। वहीं ट्रंप ने वॉर वेटरन माइक वॉल्ट्ज को अमेरिका का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है और पीट हेक्सेट को रक्षा मंत्री बनाया है और एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को DOGE जैसे अहम विभाग दिए हैं। इन सभी को भारत का दोस्त माना जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति बनने जा रहे जेडी वेंस की। वेंस का भारत से खास नाता है। दरअसल उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं और जेडी वेंस को भारत का समर्थक माना जाता है। वहीं नहीं, अमेरिका के जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज जो हैं, वो अमेरिकी सीनेट में इंडियन कॉकस के प्रमुख हैं और इंडियन कॉकस का मतलब होता है सीनेटरों का वो समूह जो भारत के पक्ष में अमेरिका में काम करता है। वहीं ट्रंप कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी संभालने वाले विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के हैं और खुद को प्राउड हिंदू यानी गर्वित हिंदू बताते हैं। और वहीं ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेक्सेट को भी जगह दी है और उन्हें रक्षा मंत्री बनाया है। पीट हेक्सेट को भी चीन के मुकाबले भारत को तरजीह देने के लिए वो पहचाने जाते हैं। और इसके अलावा अमेरिका के जो नए विदेश मंत्री बनने वाले हैं मार्को रूबियो, वो हमेशा से भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की वकालत करते रहे हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।